अस्सलामु अलैकुम, आदाब। बज़्म अदब की इस वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पितरस बुखारी की किताब से इंतखाब है। किताब का नाम है पितरस के मज़ामीन, और जो मैं मज़मून पढ़ने जा रही हूँ वो है मैं एक मियाँ हूँ। मैं एक मियाँ हूँ, मुतीउ फरमा बरदार, अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी ज़िंदगी की हर एक बात से आगाह रखना उसूल ज़िंदगी समझता हूँ और हमेशा से उस पर कारबंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। चुनाचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदात व खसाइल से वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज़ हैं उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब की जिन अदाओं ने मुझे महसूर कर रखा है, उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ इंसान के लिए बाइसे ज़िल्लत समझती हैं। आप कहीं ये ना समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी मुअज़्ज़ज़ मजमे में न किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तुफ़ैल और कुछ खाकसार की सोहबत की बदौलत सबके सभी सफ़ेद पोश हैं। लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर खलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्ज़ा साहब ही को लीजिए, अच्छे खासे भले आदमी हैं, गो महकमा जंगलात में एक माकूल ओहदे पर मुमताज़ हैं, लेकिन शक्ल सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ वो नहीं खेलते, गुली डंडे का उनको शौक नहीं, जेब कुतरते हुए कभी वो नहीं पकड़े गए, अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसके माँ के पास मातम कुर्सी को चली जाती है। गुली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहती हैं। कोई जेब कुतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हैं। लेकिन वो बुजुर्ग जिनको दुनिया भर की जबान मिर्ज़ा साहब कहते थकती नहीं, हमारे घर में मोए कबूतरबाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी मैं आसमान की तरफ नजर उठाकर किसी चील, कव्वे, गिद्ध, शिकरे को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतरबाज बनने लगा। इसके बाद मिर्ज़ा साहब की शान में कसीदा शुरू हो जाता है। बीच में मेरी जानिब गुरेज, कभी लंबी बहर में, कभी छोटी बहर में। एक दिन जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कमबख्त को कभी पास न भटकने दूंगा। आखिर घर सबसे मुकद्दम है। मियाँ बीवी के बाहमी अखलास के मुकाबले में दोस्तों की खुशनुदी क्या चीज़ है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चोंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा बैठेंगे नहीं। आखिर बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए हैं। मिर्ज़ा बोले क्यों भाई, खैर बाशुद? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फिक्रे खोलने शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब कुछ कह डालूं और चल दूं। फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसीलिए किसी ढंग से बात शुरू करो। लेकिन समझ में न आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा मिर्ज़ा भाई, कबूतर बहुत महंगे होते हैं। ये सुनते ही मिर्ज़ा ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। उसके बाद दाने की महंगाई के मुतालिक गुलफशानी करते रहे और फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। उस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खटपट का इरादा दिल में बाकी था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हमने भी कहा चलो अब मिर्ज़ा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल। चुनाचे दूसरे दिन मिर्ज़ा से भी सुलह सफाई हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी तल्ख करने के लिए एक ना एक दोस्त हमेशा कारामद होता है। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कूट कर भरती है, क्योंकि हमारी अहलिया को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदत की झलक नजर आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी जाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे सोकर उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं उसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनके घर नाश्ता जबरदस्ती सुबह के 7 बजे करा दिया जाता है। और अगर हम कभी बशरी कमजोरी के तकाजे से मुर्गों की तरह तड़के उठने में कोताही करें तो फौरन कह दिया जाता है कि ये उस निकट्टू नसीम की सोहबत का नतीजा है। एक दिन सुबह सुबह हम नहा रहे थे। सर्दी का मौसम था, हाथ पांव कांप रहे थे। साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था कि इतने में हमने खुदा जाने किस पुरअसरार जज्बे के मातहत गुस्ल खाने में अलापना शुरू कर दिए और फिर गाने लगे कि तोरी छलबल है न्यारी। उसको हमारी इंतहाई बदमजाकी समझा गया और इस बदमजाकी का असल मंबा
ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا، لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہیں، اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں 1:30 بجے کی گاڑی سے چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئیں اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کی۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ 7 اسٹیشن گیا اور جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط ضرور لکھتے رہیے۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی۔ کھانا وقت پہ کھا لیا کیجیے، اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میرا دل بھی بیتاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں بہت دیر تک پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، طے کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں ہے، اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کہ کلا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارنے لگتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دی اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا۔ تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد، حضور، دیکھو حجام کو جا کر کہہ دو کہ کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا۔ 11 بجے سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے وارد نہ ہو جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیئرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی۔ صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا، حضور آپ تو جانتے ہی ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے۔ بہت مایوس ہوا، باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور کچھ نہ سوچا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا کہ ابھی دفتر سے واپس ہی نہیں آئے۔ دفتر پہنچا، دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے، تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں بھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا، جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، حتیٰ کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کی، لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا، ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑی لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا، وہاں سے دوستوں کو ساتھ لے کر تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:15 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگنے لگے۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا، حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا یہیں بلا لا۔ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا ہے کہ بستر پر لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور پھر نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا دل میں خیال آیا۔ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سدائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا
تو सुरमई रंग का एक रेशमी दुपट्टा नजर आया। बाहर निकाला, हल्की हल्की इत्र की खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक उस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया और घर सूना मालूम होने लगा। पथेरा अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू टपक ही पड़े। आंसुओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सचमुच रोने लगा। सब जोड़े बारी बारी निकाल कर देखे, लेकिन नामालूम क्या याद आया कि और भी बेकरार होता गया। आखिर ना रहा गया, बाहर निकला और सीधा तार घर पहुंचा। वहां से तार दिया कि मैं बहुत उदास हूं, तुम फौरन आ जाओ। तार देने के बाद दिल को इत्मीनान हुआ। यकीन था कि रोशन आरा अब जिस कदर जल्द हो सकेगा आ जाएगी। उससे कुछ ढारस बन गई, दिल पर से जैसे एक बोझ हट गया। दूसरे दिन दोपहर को मिर्जा के मकान पर ताश का मार्का गर्म होना था। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिर्जा के वालिद से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसलिए तजवीज ये ठहरी कि यहाँ से किसी और जगह से रख चलो। हमारा मकान तो खाली था ही, सब यार लोग वहीं जमा हो गए। अमजद से कह दिया कि हुक्के में अगर जरा भी खलल वाक़ई हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, और पान इस तरह मुतवातिर पहुंचते रहें कि बस तांता लग जाए। अब इसके बाद के वाक़यात को कुछ मर्द ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। शुरू शुरू में तो ताश बाकायदा और बाज़ाब्ता होता रहा। जो खेल भी खेला गया बहुत माकूल तरीके से, कवायदो ज़वाबित के मुताबिक और मतानतो संजीदगी के साथ। लेकिन 1-2 घंटे के बाद कुछ खुशतबई शुरू हुई। यार लोगों ने एक दूसरे के पत्ते देखने शुरू कर दिए। ये हालत थी कि आंख बची नहीं और एक आध काम का पत्ता उड़ा नहीं, और साथ ही कह कहे पर कह के उड़ने लगे। 3 घंटे बाद ये हालत थी कि कोई घुटना हिला हिला कर गा रहा है, कोई फर्श पर बाजोटे की सीटी बजा रहा है, कोई थिएटर का एक आध मजाकिया फिक्रा लाखों दफा दोहरा रहा है, लेकिन ताश बराबर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद धूल धप्पा शुरू हो गया। इन खुशफैलियों के दौरान एक मस्खरे ने एक ऐसा खेल तजवीज कर दिया जिसके आखिर में एक आदमी बादशाह बन जाता है, दूसरा वजीर, तीसरा कोतवाल, और जो सबसे हार जाए वो चोर। सबने कहा वाह वाह क्या बात कही। एक बोला फिर आज जो चोर बना उसकी शामत आ जाएगी। दूसरे ने कहा और नहीं तो क्या, भला कोई ऐसा वैसा खेल, सल्तनतों के मामले हैं, सल्तनतों के। खेल शुरू हुआ। बदकिस्मती से हम चोर बन गए। तरह तरह की सजाएं तजवीज होने लगी। कोई कहे नंगे पांव भागता हुआ जाए और हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए। कोई कहे नहीं हुजूर सबके पांव पड़े और हर एक से 2-2 चांटे खाए। दूसरे ने कहा नहीं साहब, एक पांव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे। आखिर में बादशाह सलामत बोले हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज की एक लंबूतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए और इसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए, और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चिलम भर कर लाए। सबने कहा वाह क्या दिमाग पाया है, क्या सजा तजवीज की है, वाह वाह। हम भी मजे में आए हुए थे। हमने कहा तो क्या हुआ, आज हम हैं, कल किसी और की बारी आ जाएगी। निहायत खंदा पेशानी से अपने चेहरे को पेश किया। हंस हंस कर वो बेहुदा सी टोपी पहनी। एक शान ने इस्तगना के साथ चिलम उठाई और जनाने का दरवाजा खोलकर बावर्ची खाने को चल दिए। हमारे पीछे कमरा कहकहों से गूंज रहा था। सहन में पहुंचे ही थे कि बाहर का दरवाजा खुला और एक बुर्का पोश खातून अंदर दाखिल हुई। मुंह से बुर्का उल्टा तो रोशन आ रहा। दम खुश्क हो गया, बदन पर एक लर्जा सा तारी हो गया, जबान बंद हो गई। सामने वो रोशन आ रहा जिसको मैंने तार देकर बुलाया था कि तुम फौरन आ जाओ, मैं बहुत उदास हूँ, और अपनी ये हालत के मुंह पर स्याही मली है, सर पर वो लंबूतरी सी कागज की टोपी पहन रखी है और फिर हाथ में चिलम उठाए खड़े हैं, और मर्दाने कमरे से कहकहों का शोर बराबर आ रहा है। रूह मुंजमद हो गई और तमाम हवास ने जवाब दे दिया। रोशन आरा कुछ देर तो चुपकी खड़ी देखती रही और फिर कहने लगी। बस मैं क्या बताऊं कि क्या कहने लगी। उसकी आवाज तो मेरे कानों तक जैसे बेहोशी के आलम में पहुंच रही थी। अब तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि मैं बजाते खुद अजहद शरीफ वाक़े हुआ हूँ। जहां तक मैं हूँ, मुझसे बेहतर मियाँ दुनिया पैदा नहीं कर सकती। मेरे ससुराल में सबकी यही राय है और मेरा अपना ईमान भी यही है, लेकिन इन दोस्तों ने मुझे रुसवा कर दिया है। इसलिए मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अब या मैं घर रहूंगा या काम पर जाया करूंगा। ना किसी से मिलूंगा और ना किसी को अपने घर आने दूंगा, सिवाय डाकिए या हजाम के, और उनसे भी निहायत मुख्तसर बातें किया करूंगा। खत है? जी हाँ। दे जाओ, चले जाओ, नाखून तराश दो, भाग जाओ, बस इससे ज्यादा कलाम ना किया करूंगा। अब देखिए तो सही।